मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस बयान से पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मच गई। एक ऐसा बयान जिसने नेपाल के अंदर विपक्ष को नाराज कर दिया, भारत के मीडिया में बहस छेड़ दी और दशकों पुराने भारत नेपाल सीमा विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या नेपाल सच में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है? और आखिर काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का विवाद है क्या? इसकी जड़ें कहां से शुरू होती है? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरुआत से समझेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। भारत और नेपाल के रिश्तों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, यानी ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों, परिवारों और संस्कृतियों के बीच भी मौजूद है। ये फ्रेज किसी नेता ने नहीं बनाया और ना ही ये किसी इंटरनेशनल ट्रीटी में लिखा था। ये उन लोगों की जबान से निकला जो सदियों से तराई के खेतों में और पहाड़ी रास्तों पर भारत और नेपाल की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा यानी ओपन बॉर्डर के दोनों तरफ रहते आए हैं। एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ दो देशों की सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों की साझी संस्कृतियों के बीच सदियों से धड़क रहा है। इस यूनिक अरेंजमेंट की वजह से दोनों देशों के नागरिक बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के यहाँ पूरी आजादी से आ जा सकते हैं। इसका सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ये है कि आज लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम कर रहे हैं और ठीक इसी तरह हजारों भारतीय नेपाल के भीतर अपना व्यापार चला रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये पारिवारिक और धार्मिक रिश्ते इस कदर गहरे हैं कि कई बार ये सरहद सिर्फ नक्शों की लकीरों पर दिखाई देती है। साल 2020 में जब लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सामने आया, तब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी रिश्ते की दुहाई देते हुए कहा था, हम रोटी बेटी से बंधे हैं, दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन इन रिश्तों के बीच एक ऐसा मुद्दा भी है जो बार बार तनाव पैदा करता है, सीमा विवाद। खासतौर पर 3 इलाकों को लेकर, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। भारत इन इलाकों को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल कहता है कि ये उसकी जमीन है। इस विवाद की जड़ें 1816 तक जाती है। उस समय अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा साम्राज्य के बीच एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसे सुगोली संधि कहा जाता है। यही संधि आज भी भारत नेपाल सीमा की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आधारशिला मानी जाती है। इस संधि के अनुसार महाकाली नदी के दोनों क्षेत्रों के बीच सीमा मानी गई। लेकिन असली विवाद यही पैदा हुआ क्योंकि सवाल उठता है कि महाकाली नदी की वास्तविक ओरिजिन कहां से है। इसे लेकर भारत और नेपाल की व्याख्याएं अलग अलग हैं। नेपाल का कहना है कि नदी का वास्तविक स्रोत लिम्पियाधुरा के पास है। अगर इस व्याख्या को मान लिया जाए तो काला पानी और लिपुलेख नेपाल के हिस्से में आते हैं। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि सीमा का आधार वो धारा है जिसे लंबे समय से मान्यता मिली हुई है और इसी आधार पर ये इलाके भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। ये विवाद कई दशकों तक चला। फिर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भारत ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काला पानी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा मौजूदगी बढ़ा दी। नेपाल के कई राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसका विरोध किया, लेकिन विवाद सबसे ज्यादा तब बढ़ा जब 2020 में भारत ने लिपुलेख तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध किया। नेपाल की संसद ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने उस नक्शे को स्वीकार नहीं किया। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से हमेशा यही कहा कि विवाद बातचीत से सुलझाया जाएगा। अब आते हैं 2026 पर। नेपाल में बालेन शाह प्रधानमंत्री बन चुके थे। बालेन शाह कोई पारंपरिक राजनेता नहीं माने जाते। वो पहले एक इंजीनियर, रैपर और फिर काठमांडू के लोकप्रिय मेयर के रूप में उभरे। युवाओं के बीच उनकी छवि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नेता की रही है। इसी वजह से जब वो प्रधानमंत्री बने तो लोगों को उम्मीद थी कि वो पारंपरिक राजनीति से अलग तरीके से काम करेंगे। 31 मई 2026 को नेपाल की संसद में उनसे भारत नेपाल सीमा विवाद पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में बालेन शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से हल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इतिहासकारों, सर्वे विशेषज्ञों और संबंधित विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय जमीन पर अतिक्रमण किया है। यही वो स्टेटमेंट है जिसने इस पूरी बहस को फिर से छेड़ दिया क्योंकि दशकों से वहां एक प्रमुख राजनीतिक नैरेटिव ये रहा है कि भारत नेपाली जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन पहली बार किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि मामला पूरी तरह एक तरफा नहीं हो सकता। विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर नेपाल ने भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तो वो कौन सा इलाका है, उसके दस्तावेज कहाँ हैं, सरकार के पास क्या सबूत है और क्या प्रधानमंत्री ने संसद में जो कहा वो नेपाल सरकार की आधिकारिक स्थिति है। नेपाल के राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई। बालेन शाह ने अपने भाषण में एक और बात कही।
उन्होंने कहा कि सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश काल में बनी व्यवस्थाओं से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि नेपाल इस विषय पर भारत, चीन और ब्रिटेन से बातचीत कर चुका है। यहीं से विवाद और बढ़ गया, क्योंकि भारत की विदेश नीति लंबे समय से कहती रही है कि भारत और नेपाल के बीच जो भी सीमा विवाद है उन्हें द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत आमतौर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब बालेन शाह ने ब्रिटेन का नाम लिया तो कई लोगों ने इसे एक बड़े कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह का तर्क ऐतिहासिक था, क्योंकि मूल सीमा निर्धारण ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते से जुड़ा था, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बयान संवेदनशील बन गया। हालांकि अपनी स्टेटमेंट में बालेन शाह ने किसी विशेष भारतीय क्षेत्र का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में नेपाली मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई कि शायद उनका इशारा सुस्ता क्षेत्र की तरफ था। सुस्ता भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक विवादित इलाका है। ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। समस्या ये है कि नदियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ उनका मार्ग बदलता रहता है, और जब किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आधार नदी हो तो नदी का मार्ग बदलने पर सीमा विवाद पैदा हो सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सुस्ता का मामला इसी प्रकार का है, लेकिन बालेन शाह ने खुद सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि उनका इशारा सुस्ता की तरफ था, इसलिए इसे आधिकारिक तथ्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक और मीडिया अटकल माना जाता है। जब विवाद तेजी से बढ़ने लगा तो नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान का मतलब ये नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी टिप्पणी का संबंध सीमा के कुछ इलाकों में मौजूद क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और 10 गजा से था। अब सवाल ये कि आखिर ये 10 गजा क्या होता है? दरअसल भारत और नेपाल की सीमा पर कई जगहों पर सीमा स्तंभ यानी बॉर्डर पिलर लगाए जाते हैं। इन पिलर्स के आसपास एक छोटी सी खाली पट्टी छोड़ी जाती है ताकि सीमा स्पष्ट रूप से मार्क रहे और फ्यूचर में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इसी खाली पट्टी को नेपाल में आमतौर पर 10 गजा कहा जाता है। आसान शब्दों में कहे तो ये एक तरह की नो मैंस लैंड होती है, जिसे न पूरी तरह भारत का माना जाता है और न नेपाल का। इसका उद्देश्य सिर्फ दोनों देशों के बीच सीमा को स्पष्ट बनाए रखना होता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सीमा के आसपास रहने वाले लोग समय के साथ इस खाली जमीन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई खेती होने लगती है, कहीं अस्थायी निर्माण हो जाते हैं, तो कहीं लोग इसे अपनी निजी जमीन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे मामलों को अक्सर 10 जगह पर अतिक्रमण कहा जाता है। इसी तरह विदेश मंत्रालय ने जिस क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन का जिक्र किया उसका मतलब भी समझना जरूरी है। कई बार सीमा के पास रहने वाले लोगों की जमीन तकनीकी रूप से एक देश में होती है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे देश के लोग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए कोई खेत भारत की तरफ हो सकता है, लेकिन उस पर खेती नेपाल के नागरिक कर रहे हों, या फिर स्थिति इसके उलट हो सकती है। यानी विदेश मंत्रालय का कहना था कि प्रधानमंत्री का इशारा किसी बड़े क्षेत्रीय विवाद या भारत की जमीन पर नेपाल के आधिकारिक कब्जे की तरफ नहीं था, बल्कि सीमा के आसपास मौजूद ऐसी व्यवहारिक और स्थानीय समस्याओं की तरफ था जो दशकों से भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलती रही है। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो भारत लगातार यही कहता आया है कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र का हिस्सा है। भारत का तर्क है कि प्रशासनिक नियंत्रण, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और मौजूदा व्यवस्थाएं उसकी स्थिति को मजबूत बनाती है। भारत ये भी कहता है कि सीमा विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होना चाहिए। दूसरी तरफ नेपाल का दावा है कि ऐतिहासिक दस्तावेज और सुगोली संधि उसके पक्ष में है, यानी दोनों देशों के पास अपने अपने तर्क हैं, और यही वजह है कि ये विवाद दशकों बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। हालांकि बालेन शाह के इस बयान को एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनकी सरकार के कुछ कदम ऐसे रहे हैं जिन्हें भारत नेपाल रिश्तों के संदर्भ में काफी ध्यान से देखा गया। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया कि बालेन शाह की सरकार भारत के साथ रिश्तों को पारंपरिक ढांचे से थोड़ा अलग तरीके से देख रही है। सबसे हालिया मामला तो लिपुलेख दर्रे का था, जब भारत और चीन ने लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया। तब नेपाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े किसी भी फैसले में नेपाल की अनुमति का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा मई 2026 में एक और घटनाक्रम चर्चा में रहा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री नेपाल जाने वाले थे, जहां उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बालेन शाह को भारत यात्रा का आधिकारिक निमंत्रण सौंपना था, लेकिन उनका प्रस्तावित दौरा अचानक टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ बैठक तय नहीं हो पा रही थी। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक दूसरा पहलू ये भी है, जिस समय भारत और नेपाल के
रिश्तों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में एक नई एंटी-वीआईपी नीति की घोषणा भी की, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों और नेताओं के लिए विशेष सुविधाओं और प्रोटोकॉल को सीमित करने की बात कही गई। कई विश्लेषकों का मानना था कि उनकी प्राथमिकता पारंपरिक कूटनीतिक प्रतीकों से ज्यादा घरेलू प्रशासनिक सुधारों पर थी। इससे भारत के साथ उनके रिश्तों को केवल टकराव या दूरी के नजरिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। एक और बात जिसने ध्यान खींचा वो थी भारतीय राजदूत के साथ पारंपरिक शिष्टाचार मुलाकात का ना होना। नेपाल में आमतौर पर नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री भारतीय राजदूत से अलग से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन बालेन शाह ने ऐसा करने की बजाय सभी विदेशी राजदूतों के साथ एक साथ सामूहिक मुलाकात की। इतना ही नहीं, पद संभालने के बाद बालेन शाह ने यह भी घोषणा की कि वो अपने कार्यकाल के पहले वर्ष किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे। नेपाल की राजनीति में लंबे समय से परंपरा रही है कि नए प्रधानमंत्री का पहला प्रमुख विदेश दौरा अक्सर भारत का होता है, लेकिन बालेन शाह ने इस परंपरा से अलग रास्ता चुना, यानी सीमा विवाद, कूटनीतिक संकेतों और बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच भारत नेपाल संबंधों को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी। ऐसे माहौल में जब 31 मई 2026 को बालेन शाह ने संसद में ये कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो ये बयान तुरंत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। अब आज की तारीख में न तो भारत ने अपनी स्थिति बदली है न नेपाल ने। दोनों देश अभी भी आधिकारिक तौर पर बातचीत के जरिए समाधान की बात करते हैं, लेकिन बालेन शाह का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इसने उस नैरेटिव को चुनौती दी जो वर्षों से एक तरफा रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। आप अपनी राय इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।